हेलो माय डियर अपकमिंग इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। एंड अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये कौन सा लेक्चर हो जाएगा सर, तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 7th लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 7th लेक्चर हो जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। एंड जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है, कौन सा टॉपिक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्स एंड फोर्स सिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैं हमेशा कहते आया हूँ। तो अगर मैं बात करूँ इसका, तो फोर्स एंड फोर्स सिस्टम का ये आपका 6th लेक्चर हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर ये टॉपिक कब खत्म होगा, यानी कि फोर्स एंड फोर्स सिस्टम कब खत्म होने वाला है, तो ये आपका सेकंड लास्ट वीडियो, मतलब इसके बाद और एक आपका लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। और एक बार आज हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं, और इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, तो इसके बाद और एक मैं क्वेश्चन लेक्चर लाऊंगा, और उसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा हम लोग का कंप्लीट। एंड अगर आप मेरे से ये पूछेगा कि सर जी उसके बाद हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसके बाद जो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज योर फ्रिक्शन। समझ आया? फ्रिक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग उसी तरह से थ्योरी पढ़ेंगे, देन एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे जिस टॉपिक को, दैट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। राइट, तो देन उसके बाद मेरा आ जाता सिंपल मशीन वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को 1 बाय 1 करके पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। याद होगा आप लोग को कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन किए थे, और कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछा था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। 2 क्वेश्चन था, एक मेरा था ये वाला क्वेश्चन, और एक मेरा था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, दैट इज योर ये वाला। तो 2 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में पूछा था। अब देखते हैं, मैं देखता हूं कि कौन कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा, और आप लोग चेक कीजिएगा कि क्या आप जो कमेंट किए हैं, जो आंसर आपके अकॉर्डिंग सही है, क्या वो मेरे अकॉर्डिंग भी सही है, यानी कि सच में सही है या फिर रॉन्ग हुआ। तो चलिए गाइज, इस क्वेश्चन को मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इसी से रिलेटेड ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन एसएससी जेई में आ चुका है। राइट, समझ आया? बस डाटा का इधर उधर था, बट सेम क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें मैंने आपको कहा था कि पुली में क्या किया जाता है, कुछ वजन को लटकाया जाता है, और आपको बताया जाता है कि रस्सी में कितना टेंशन आ रहा है, या फिर कभी कभी 2 पुली दे दिया जाता है तो बीच का एंगल भी पूछा जाता है, और टेंशन तो पूछा जाता है। जैसे प्रीवियस में हम लोग एक क्वेश्चन लगा चुके थे, ये वाला क्वेश्चन इस तरीका का। लेकिन कंडीशन क्या था, कभी कभी पुली का जो फ्रिक्शन है वो कभी रखा जाता, कभी दिया जाता और कभी नहीं दिया जाता। जैसे इस क्वेश्चन पे पुली में फ्रिक्शन नहीं लिया गया था, मतलब फ्रिक्शन लेस माना गया था, स्मूथ माना गया था पुली, और जो वायर है उसका वेट भी नहीं लिया गया था। लेकिन अगर मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन पे जो आपका वायर है, रोप है या स्ट्रिंग है, आप जो बोलोगे, उसका वेट तो नहीं लिया गया, सॉरी उसका वेट लिया गया है। इसमें देखो 2 चीज मैंने कहा, एक होता पुली, ठीक है, एक सेकेंड, एक आपका हो जाता पुली और एक हो जाता है आपका स्ट्रिंग या फिर रोप। ठीक है, रोप भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। तो कहीं कहीं पे इसमें जो है पुली में फ्रिक्शन होगा, तो कहीं पे फ्रिक्शन आपका दिया रहता है और कहीं पे नहीं दिया रहता है। एंड स्ट्रिंग का वेट बात करेगा, वेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ, लेंथ पे इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस तरह दिया रहता है। तो इससे प्रीवियस वाले में ना तो ये दिया था ना ही ये दिया था, तो इजी हो जाता है वैसे क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे स्ट्रिंग का या फिर रोप का वजन दिया गया है लेंथ के बेसिस पे। लेकिन हाँ, इस बार भी पुली जो है उसको फ्रिक्शन उसमें नहीं दिया गया, फ्रिक्शन लेस माना गया, या फिर आप बोल सकते हो स्मूथ माना गया है। स्मूथ है, चिकना है, यानी कि उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन एक कंडीशन है कि रोप का जो है वो वेट दिया गया, तो इस कंडीशन में आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, चलिए देखते हैं। और चूंकि ये इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, तो हम लोग का ये दायित्व बनता है कि इसको सॉल्यूशन करें। वही कहा जाता है ना जी, सही बोले कि नहीं हम हिंदी, हम लोग का कर्तव्य भी बनता है कि जैसा क्वेश्चन अगर एई जेई में पूछा जाए, खासकर एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ये स्टैंडर्ड एक तरह से, या फिर इसरो डीआरडीओ जेई, अगर वहाँ पे जेई का क्वेश्चन आया, अगर उसको आप लगा लिए ना, तो समझो बाकी जेई जो स्टेट लेवल है उसको आप आराम से लगा ही सकते हो। तो इसको सॉल्यूशन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर रखा हूँ। तो चलिए गाइज इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहले ये तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यह हेवी यूनिफॉर्म रोप, क्या है, एक हेवी यूनिफॉर्म रोप है। यूनिफॉर्म रोप, रोप माने रस्सा, यूनिफॉर्म मतलब एक लंबाई का, मतलब समझ लो ना, थिकनेस एक जैसा। कहने का मतलब यूनिफॉर्म करने का मतलब देखो ये चीज़, ये हो गया यूनिफॉर्म। अब मान लेंगे नॉन यूनिफॉर्म, मतलब इस तरह से देखो, जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है उसका थिकनेस जो है, मोटाई घटते जा रहा है। यूनिफॉर्म है, एक जैसा यूनिफॉर्म है। ठीक है सर, कितना लंबा दिया गया है, 6 मीटर लंबा बोल रहा है कि 6 मीटर जो है लंबा मेरा रस्सा है। लेकिन कहा गया है
वेइंग 50 न्यूटन पर मीटर। मतलब ये जो रस्सा है ना, हर 15 मीटर में, इसका मतलब क्या है कि 15 मीटर 15 न्यूटन 15 न्यूटन पर मीटर वेट दिया गया है। इसका क्या मतलब है सर? मतलब हर एक मीटर पे 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है या फिर वेट लग रहा है। तो हर एक मीटर पे, एक मीटर में 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। किसमें? रोप में। तो इस बार देखो रोप का वेट या फिर बोल सकते हो फोर्स दिया गया है, तो इसको मुझे इस बार कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब जो टेंशन आएगा वो आपका वेट के चलते तो आएगा ही, जैसे 90 और 45 जो वेट है वजन के चलते तो टेंशन आएगा ही आएगा। ये जो रस्सा है इसके चलते भी टेंशन आएगा, तो इसको भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये सभी को मैं हटाता हूं, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है डियर? अब ये क्वेश्चन कह रहा है इस स्लंग मीन्स होता है बंधा हुआ है। क्या है वो? बंधा हुआ या फिर लपेटा हुआ है। इजी तरह से समझो, लपेटा हुआ है। ओवर ए स्मूथ पुली। देखो इस बार पुली को स्मूथ लिया गया, तो बोला गया है कि स्मूथ पुली पे बांधा गया है रस्सा को। तो आप देख सकते हो, या अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये मेरा रस्सा इस तरह करके, और ये रस्सा जो है एक पुली पे क्या है, लटकाया गया है, लपेटा गया है, एक पुली पे लपेटा गया है। और बोला गया कि पुली का जो डायमीटर है वो 0.4 दिया गया है। ये जो आप देख रहे हो इसका देखो डाया दिया गया 0.4। तो चलिए ये भी दिया गया इन डाया एंड कैरी, एक सेकंड ये सभी को मैं हटाते चलता हूँ, एंड कैरी वेट ऑफ 45 न्यूटन। चलिए ठीक है सर जी, यानी बोल रहा है कि वेट 45 न्यूटन है पहला पुली का, एंड दूसरा का है 90 न्यूटन। मतलब दोनों तरफ लटकाया गया है, एक तरफ 45 न्यूटन का वेट है और दूसरा तरफ 90 न्यूटन का वेट है। तो आपसे ये पूछा गया डिटरमाइन करने द लेंथ ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब वो इक्विलिब्रियम रहे। अब इक्विलिब्रियम करने का मतलब क्या है? अगर मैं एक रस्सा लूं और इन दोनों तरफ से इधर लटकाऊं, तो इस तरफ कुछ लटक रहा है, इस तरफ लटक रहा है, तो आप देखोगे कभी कभी क्या होता है कि ऊपर नीचे आते जाते रहता है। वो कब रुक जाएगा? जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। भले मेरा अगर मान लो इस तरह करके मैंने यहाँ पे क्या करा, एक इस तरह करके बार लिया और इस बार पे मैंने एक रास्ता इस तरह करके लपेटा, इधर कोई वेट है और इधर कोई वेट है, दो वेट है W1 और W2। इक्विलिब्रियम देखो, एक आप बोलोगे सर W1 ऊपर है W2 नीचे है, लेकिन ये ऊपर नीचे मतलब ऊपर नीचे क्यों हुआ? इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाए रखने के लिए, जहां पे रुक जाए, रुकेगा उसके बाद वो वहीं पे रहा। तो अब ये इक्विलिब्रियम हो गया, क्योंकि आप बोलेगा सर इस हिसाब से W2 का वेट ज़्यादा है। यस, W2 का वेट ज़्यादा है, लेकिन W1 का भी वेट ज़्यादा नहीं, इसके बराबर है। अगर यहाँ हम लोग इसके बैलेंस इधर मानेंगे और इधर मानेंगे तो इधर राइट और लेफ्ट अगर ले लेंगे, आपके हिसाब से ले तो राइट एंड लेफ्ट अगर ले लेंगे तो दोनों तरफ इक्वल फोर्स है या फिर इक्वल वेट है। क्योंकि यहाँ पे देखो इतना मेरा आ गया ना, तो ये बैलेंस इधर कर रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे बैलेंस किया जाता है। यानी कहने मतलब सिंपल लॉजिक ये समझो, जब भी कहा जाए इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसका मतलब ये है कि दोनों मेरा इक्विलिब्रियम मतलब बराबर है, बैलेंस है, दोनों मेरा बैलेंस है, वो मोशन नहीं कर रहा है। समझ आए? चलिए, तो आपको पूछा क्या गया है? लेंथ ऑफ द रोप x + y। लेकिन देखो आप बोलेंगे सर जी ये तो मजाक वाला क्वेश्चन है, पहले बोल दिया गया कि रोप का लेंथ 6 मीटर है, तो x + y = 6 कर देंगे, आंसर आ गया। बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा डियर आप थोड़ा ये बताइए x एंड y कहाँ दिया गया, थोड़ा सा आप क्या देख सकते हो? रोप कितना है? तो आप बोलेंगे सर जी रोप मेरा पूरा जो लपेटा हुआ, मतलब यहाँ से रोप गया, ये पूरा रोप घुमा और यहाँ तक, एक सेकंड, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर यहाँ तक, ये पूरा रोप है, इतना रस्सा मेरा है। लेकिन थोड़ा देखिए तो x एंड y कहाँ तक आपको दिया गया? सिर्फ y पूछा गया है, यहाँ से लेकर यहीं तक, ये आपका y है, और x सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो आपको सिर्फ इतना ही फाइंड आउट करना है। कहाँ से फाइंड आउट नहीं करना है? तो जो ग्रीन से मैं दिखा रहा हूँ ना, इतना आपको फाइंड आउट नहीं करना है, इसको नहीं करना है, इसको नेगलेक्ट करना। मतलब ये मान रही है कि ये जो आपका रस्सा है इसमें कोई वेट ही नहीं है, ये यूजलेस है, इसका कोई काम नहीं है। तो आपको सिर्फ निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसको आपको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको अब समझ नहीं आएगा कि कैसे फाइंड आउट करें। तो देखो, वैसे टेंशन जैसे कहा गया इक्विलिब्रियम, तो टेंशन आपका राइट साइड इक्वल टू टेंशन इन लेफ्ट साइड, तो वहाँ से हम इक्वेट कर सकते हैं एक फॉर्मूला। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि रस्सा का लेंथ कितना दिया गया, ये भी समझो। अब समझो कैसे इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? क्वेश्चन समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान ये देता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आए। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन में बोल रहा हूँ, अगर मैं बात करूँगा कि कितना नेगलेक्ट किया गया, कितना रस्सा को हमको यूजलेस है, जो यूज में नहीं आ रहा, तो आप बोलेंगे सर हाफ डायमीटर, ये सर्कुलर है
तो सर जी यहाँ से लेकर यूजलेस है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये यूजलेस है, जो मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ ये यूजलेस है। इसको क्या आप लोग निकाल नहीं सकते? ये लंबाई को निकाल सकते हैं। अच्छा सर जी एक चीज़ बताइए, जो मेरा सरकमफेरेंस होता है या पेरीमीटर होता है सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है आपको पता है ना? पेरीमीटर होता है मेरा पाई डी। पेरीमीटर क्या होता है मेरा? पाई डी होता है। और पेरीमीटर होता क्या है? एक पूरा का पूरा मान लो सर्कल आप बना दिए, उस सर्कल को एक रस्सा से, एक रस्सी लो और रस्सी से सर्कल बना दो, और रस्सी को खोल के अगर लंबा देखेंगे ना, जितना लंबा वही उसका पेरीमीटर है। मतलब उसी रस्सा से सर्कल करके एक रस्से हमको सर्कल बन जाता है। तो अगर मैं पाई डी बोलूँ तो पाई डी बेसिकली लेंथ बताता, पेरीमीटर बताता कि इतना लंबा। मान लो इसको मैं तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ के इतना लंबा मिलेगा, तो ये बेसिकली क्या बताएगा? मेरा पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर उसका लेंथ बताता है। तो ये पूरा का पूरा लेंथ बताता। अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो क्या हाफ हो जाएगा? तो यही अगर पाई डी बाई हाफ इसको माइनस कर देंगे टोटल लेंथ में, तो आपको पता चल जाएगा कितना लेंथ यूज हो रहा है, कितना लेंथ को मुझे हटाना है। तो जो भी 6 मीटर टोटल लेंथ दिया गया ना रोप का, उस 6 मीटर में क्या हम लोग घटा देंगे? पाई डी बाई 2 घटा देंगे, क्योंकि पाई डी बाई 2 बेसिकली कितना है? तो आप बोलेंगे सर पाई डी बाई 2 जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जो यूजलेस है। क्योंकि देखो पूरा रोप में सिर्फ हमको यहाँ से लेकर यहीं तक फाइंड आउट करना, वाई और एक्स ही फाइंड आउट करना है, ऊपर वाला फाइंड आउट नहीं करना। तो ऊपर वाला का लेंथ मुझे पता चलेगा, पेरीमीटर का आधा कर देंगे, तो 6 में से ये घटा देंगे, तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कितना यूज किया जा रहा है मेरा रोप। तो इसी का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे पहले समझा के कर रहा हूँ, तो मैं काफ़ी यहाँ पे अपना दे रहा हूँ, अपना मैं 200% दे रहा हूँ, 100% भी नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग का रिजल्ट बने, तो आप लोग प्लीज़ मेहनत से पढ़ो। ठीक है, और जिनको लग रहा है ना, जब मैं देखो ये चीज़ मैं बोलूँगा ही, जिनको ये लग रहा है ना कि एग्जाम आएगा तो पढ़ लेंगे, तो बाबू डियर आप छोड़ दो पढ़ाई, बेटर ये रहेगा। आपको अगर सच में पढ़ना है तो आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखो आज के टाइम पे एमटेक लड़का जेई बनता है, तो अगर आप डिप्लोमा बीटेक किया आप जेई ले रहे हो तो आपको कंटिन्यू दिक्कत क्या भाई बता रहा हूँ। आजकल देखते होंगे ना कि बहुत सारा इंटरव्यू आता है कि पीएचडी करके बीटेक मतलब जूनियर इंजीनियर बना है, एमटेक करके जूनियर इंजीनियर बना है। ये देखो कहीं ना कहीं मानते हैं कि इंडिया में कंपटीशन ज़्यादा है, सीट कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, ये तो गलती है, लेकिन उस लड़का का भी गलती है। वो अगर अच्छे से पढ़ता ना तो वो डिप्लोमा करके कितना लड़का, मैं आपको हजारों आपको दिखवा दूंगा, लड़का से इंटरव्यू करवा दूंगा जो डिप्लोमा किया और वो जूनियर इंजीनियर बन गया है। लड़का कहीं ना कहीं फोकस नहीं रहता, या फिर लड़का क्या करता, पढ़ता तो बहुत है, तेज बहुत रहता, लेकिन टारगेट लेके नहीं पढ़ता कि उसे क्या पढ़ना और क्या छोड़ना, कुछ भी पढ़ने लगता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। ठीक है, आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको जॉब निकालना, तो आप वही पढ़ो जो आपके सिलेबस में है, आपके अकॉर्डिंग है। इसीलिए तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना और क्या छोड़ना है। यही स्मार्ट तरीका होता है पढ़ने का, नहीं तो पढ़ने का तो समुद्र है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिक्स में आपको मैं करोड़ों, दुनिया में जो भी आपका प्रॉब्लम है ना, सब मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है, हर चीज़ मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है। कोई मशीन में लग रहा है मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है, कोई इंजन में लग रहा है मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है, आप दीवार में धक्का मार रहे हो दीवार का प्रॉब्लम, आप चेयर में बैठे हो मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है। दुनिया जहाँ का सारा प्रॉब्लम मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है, लेकिन क्या आप सब कुछ बनाने लगो? नहीं, आपको पढ़ना वही है जो आपके सिलेबस में आता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप उस तरह का क्वेश्चन बनाओ, या फिर वो सब क्वेश्चन को तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से समझो। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ लेंथ ऑफ रोप ओवर दी पुली। मतलब लेंथ, ये वाला रोप, जो रोप के ऊपर जो यूजलेस है उसका मैं लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ, मतलब मैं इस लेंथ को अभी फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, कितना है ये चीज़ आपको पता है, पाई डी बाई 2 हम लोग कर देंगे, पेरीमीटर का हाफ, तो पाई डी बाई 2 कर देंगे। ठीक है, पेरीमीटर का हाफ मैंने कर दिया। अच्छा एक सेकंड, पाई डी अच्छा से मैं लिख देता हूँ, पाई डी बाई 2। डाया आपको पता दिया है ना 0.4, ठीक है, और ये भी आपका 2 दिया गया, इसको 2 से 2 कट करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.2 पाई। तो यहाँ से निकल गया मेरा जो यूजलेस है, बिल्कुल सर निकल गया। इसका वैल्यू कितना आएगा मैं आपको बता देता हूँ, इसका वैल्यू आएगा 0.6283 मीटर, 0.6283 मीटर आने वाला है। अब ना, अब आपको पता चल जाएगा कि कितना वायर जो है वो यूज हो रहा है। तो आप सिंपल करोगे, हैंगिंग वायर अब निकालेंगे हम लोग, हैंगिंग लेंथ ऑफ रोप। अगर मैं हैंगिंग लेंथ ऑफ रोप निकालूं तो आप क्या बोलोगे, सर जी हैंगिंग लेंथ ऑफ रोप जो है वो x प्लस वाई है। एक सेकंड, क्या है? x प्लस वाई है, विच इज 6। लेकिन कितना लटक रहा है ये, मैं सॉरी यहाँ पे कह रहा हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे करा हैंगिंग लेंथ ऑफ द रोप,
कितना वो लटक रहा, तो आप बोलेंगे सर x प्लस वाई है, लेकिन 6 तो टोटल नहीं है, 6 में से पेरीमीटर को घटाना पड़ेगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर इतने ही लटक रहा है। तो ये कब, जब पूरा 6 में से इसको घटाना पड़ेगा, किसको, पाई डी बाई 2 को, तो उसका वैल्यू तो आ चुका है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस 6 में से घटा दूंगा 0.6283, तो इसको घटाने से ऑटोमेटिक वो लेंथ आ जाएगा जो x एंड y का लेंथ है। मतलब यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो यू विल गेट 5.372 मीटर। तो यहाँ से यू विल गेट फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन आपको यहाँ पे बोला गया डिटरमाइन द लेंथ x एंड y, x प्लस वाई नहीं बोला है, x अलग निकालना है, y अलग निकालना है। तो आप बोलेंगे सर x प्लस वाई तो निकल गया, x y कैसे निकालेंगे? तो याद करो मैंने कहा था इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है ना, अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है इसका मतलब क्या है कि दोनों मेरा बैलेंस है, तो जितना टेंशन मेरा राइट साइड में लग रहा है उतना ही लेफ्ट साइड में लगेगा, तो राइट इक्वल टू लेफ्ट में कर सकता हूँ टेंशन, तो मैं उस इक्वेशन का यूज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ टेंशन इन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू टेंशन इन राइट साइड, ठीक है। टेंशन इन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू टेंशन इन राइट साइड। तो कितना टेंशन लग रहा है, तो आप बोलेंगे सर जी एक तो वेट मेरा 45 है, तो मेरा लेफ्ट साइड में, समझ रहे हो ना मेरी बात, इधर आपका राइट आ जाएगा इधर और ये लेफ्ट आ जाएगा, तो लेफ्ट में कितना 45 है, तो मैं 45 लिख सकता हूँ, तो सर 45 हो गया। लेकिन क्या सिर्फ यही एक मेरा वेट के चलते आ रहा है टेंशन? नहीं सर। क्यों सर? बिकॉज सर आपने कहा था कि इसमें जो रस्सा है ना, जो रोप है, उसका भी वजन दिया गया। कितना दिया गया है आपको? दिया गया 15 न्यूटन पर मीटर, मतलब हर एक मीटर पे 15 न्यूटन का वजन उसमें लग रहा, फोर्स लग रहा, तो उसके चलते भी टेंशन होगा। तो 1 मीटर पे 15 न्यूटन का लग रहा है, और है कितना आपका लेफ्ट साइड में, तो आप बोलेंगे सर वाई मीटर का है, वाई जो भी रहेगा। इट मीन्स 1 मीटर में अगर 15 न्यूटन का लग रहा है तो वाई मीटर में कितना लगेगा आपका? लग जाएगा इधर 15 वाई का। समझ रहे हो ना? नहीं बोलते हैं कि एक पेन का कीमत है 5 रुपया, एक पेन का पेन 5 रुपया है, तो आप बोलेंगे 2 पेन का कितना कीमत हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 5 × 2, मतलब 10 रुपया हो जाएगा। सेम मैंने करा कि एक अगर मीटर का, 1 मीटर में 15 न्यूटन का लग रहा है तो वाई मीटर में कितना लगेगा? 15 × वाई, तो 15 × वाई का उधर इसमें वेट जुड़ जाएगा, जिसके चलते टेंशन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, इन सभी को पहले तो हटाते हैं, डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करना पड़ेगा और इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। तो टेंशन क्या आ जाएगा? एक तो आ गया यहाँ पे 45 और प्लस आ जाएगा मेरा कितना है आपका 15 है ना, 15 × वाई। सेम राइट में देखो तो एक तो वेट के चलते आ रहा है 90 न्यूटन का वेट लग रहा है पहला, और दूसरा रोप का कितना लग रहा था? 15, एंड कितना लेंथ का है? x लेंथ का, तो 15 × x हो गया। इधर भी 15 × y और 15 × x, तो ये टोटल बेसिकली लग रहा है। अब देखो यहाँ से x एंड y का एक आएगा, तो दोनों को हम लोग कंपेयर करके ला सकते हैं। तो यहाँ से आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो बच्चा वाला चीज़ है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ले जाता हूँ यहाँ पे 15y करता हूँ -15, एक सेकंड, हाँ यहाँ मैंने गलती से इंटू यहाँ लिख दिया, प्लस यहाँ होगा ना डियर, प्लस हो जाएगा, प्लस उसके चलते भी आ रहा है ना प्लस वेट, तो 15y माइनस आ जाएगा यहाँ पे 15x इज इक्वल टू 90 में उधर जाएगा 45, तो 45 बचेगा, एंड यहाँ से 45 को कॉमन में ले लेंगे तो आ जाएगा y माइनस x, और यहाँ आ जाएगा 45, क्या आ जाएगा 45 डिवाइड बाई 15, और 15 3 जा 45, तो ये 3 से कट गया, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 3 आया। तो ये दूसरा इक्वेशन मुझे कितना मिला? यहाँ मिला मुझे y माइनस एक्स इक्वल टू 3, दैट्स इट। अब तो आप लोग हो ही होशियार, मेरे बच्चे हो, माय डियर स्टूडेंट हो, तो ऑब्वियसली बात है यू आर सो ब्रिलियंट, है ना। तो अब क्या करोगे, x प्लस, यहाँ पे एक इक्वेशन मुझे मिल गया सर येलो वाला, देखो एक आपको यहाँ पे इक्वेशन मिला और एक यहाँ पे इक्वेशन मिला। क्या आप दोनों को कंपेयर करके x एंड y का वैल्यू नहीं ला पाओगे? बिल्कुल ला पाएंगे, ये तो चीज़ आप कर ही सकते हो। तो बस ये आपको करना और यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। चलो मैं देख लेते हैं क्या आया था, x प्लस वाई इक्वल टू दिस मच और दिस मच, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, चलो भाई, है ना। एक आया था मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आया था भाई, भूल गए। x प्लस वाई इक्वल टू आया था 5.372, 5.372। अच्छा, इसको x प्लस वाई को y प्लस एक्स भी तो लिख सकते हैं भाई, 2 प्लस 2 प्लस 3 5 या फिर 3 प्लस 2 5, बात एक ही है। तो y प्लस एक्स मैं क्यों लिख रहा हूँ,
अभी तक कुछ बच्चा समझ गया होगा और नहीं समझे अब समझ में आ जाएगा। और दूसरा क्या निकले थे, y माइनस एस इक्वल टू 3, वाई माइनस एक्स इक्वल टू 3, इसलिए लिखे थे ताकि दोनों के कंपेयर करें। अब क्या करें, इसको बस सिंप्लीफाई कर देना है। देखो एक्स एक्स कट जाएगा, वाई वाई क्या आ जाएगा 2y, तो 2y इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे भी हम लोग जोड़ देंगे तो 5 3 8 आ जाएगा 8.372, तो y इक्वल टू क्या निकल जाएगा, बस 8.372 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और 4.186 यही आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, 4.186 मीटर। एक का वैल्यू मुझे पता चल गया। अब भाई यहाँ पे किसी का भी वैल्यू पुट कर दो और y का ले आओ, जैसे मान लो इसी इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ करूँगा पुट द वैल्यू, ठीक है, क्या करूँगा मैं यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन y माइनस एक्स इक्वल टू 3। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँगा 4.186 माइनस एक्स इक्वल टू 3, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x एंड x को उधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, मतलब 1 माइनस 3 और इक्वल टू एक्स। तो 4 में से 3 गया तो एक बचेगा, मतलब 1.186, ठीक है, 1.186 मीटर, क्या x इक्वल टू, तो 2 का आ गया। तो बस x एंड y मुझे मिल गया, मतलब लेंथ ऑफ द रोप जो यूज हो रहा है कैरी करने में दोनों वेट को उस पुली से, वो मुझे मिल गया। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। गॉट इन ए पॉइंट और नोट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं 2 पेज लाया था, एक ही पेज में मैंने कर दिया। अब बात करते हैं, ये भी मैंने आपसे पूछा था, अब देखते हैं ये बच्चा कितना सही किया होगा, आप लोग चेक करो। मैं वैसे हार्ड दे दूंगा, फिर करेक्ट आंसर बोल दूंगा कमेंट में, या फिर कर दिया हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे, देखो आप लोग जो भी मान लो सही जो करेक्ट आंसर किए होंगे, अब उसका नाम मुझे तो याद है नहीं, है ना, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल वहाँ पे हार्ड दे दूंगा, फिर करेक्ट आंसर बोल दूंगा। क्वेश्चन बोला गया कि लेमिस थ्योरम एप्लीकेबल ओनली फॉर, तो आपको पता है कोप्लेनर होना चाहिए, कंकरेंट होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इसके अलावा और क्या क्या था, मेरा 3 फोर्स होना चाहिए, नॉन पैरेलल फोर्स होना चाहिए, ये सभी चीज़ें था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए नंबर करेक्ट है, बी नंबर भी करेक्ट है और सी नंबर उससे ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि दोनों होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा, ठीक है। और डी नंबर बोलो एनी टाइप ऑफ फोर्स, ऐसा तो नहीं है एनी टाइप में, आप मान लो आप नॉन पैरेलल फोर्स ले लेंगे, ना पैरेलल लेंगे, तो क्या पैरेलल लगता नहीं, मेरा नॉन पैरेलल होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फोर्स सिस्टम के बारे में। आप बोलेंगे सर अभी तो फोर्स सिस्टम ही चल रहा था। देखो अभी तक हम लोग फोर्स वगैरह पढ़ रहे थे, फोर्स क्या होता है, उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, खासकर यही हम लोग पढ़े, फोर्स उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उससे रिलेटेड। पैरेलल तो मेरा सही फोर्स था, लेकिन नॉन पैरेलल फोर्सेस के लिए रिलेटेड हम लोग बहुत सारा लॉ पढ़े, थ्योरम पढ़े। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरियस तरह का जो वेरियस फोर्सेस होता है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। दुनिया जहाँ का मतलब यूनिवर्स में जितना तरह का फोर्स पाया जाता है उसके नेचर के अकॉर्डिंग, कंप्रेसिव लग रहा है, टेंसाइल लग रहा है, पैरेलल लग रहा है, नॉन पैरेलल लग रहा है, कोलिनियर लग रहा है, कंकरेंट लग रहा है, कोप्लेनर लग रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के थ्योरी लेक्चर को। तो आज का फोर्स सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है सर फोर्स सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट कहा गया सिंपली कि फोर्स सिस्टम मीन्स होता है विच डिफाइन द कंडीशन। क्या डिफाइन करता है मेरा, कंडीशन डिफाइन करता है ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर किसी भी सब्जेक्ट में मेरा फोर्स लग रहा है तो उसका कंडीशन डिफाइन कर रहा है कि किस कंडीशन पे लग रहा है, कितना टिल्ट लग रहा है, कितना स्ट्रेट लग रहा है, उस चीज़ को वो डिफाइन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स सिस्टम। समझ रहा है मेरी बात कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं फोर्स सिस्टम का क्लासिफिकेशन। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सिस्टम, देन सबसे पहले इसको 2 भाग में क्लासिफाई किया गया। एक होता है मेरा कोप्लेनर, एक होता है मेरा नॉन कोप्लेनर। अब चलो 1 बाय 1 करके यहाँ पे डेफिनेशन भी हम लोग देखते हुए जाएंगे। कोप्लेनर क्या होता है, को मीन्स होता है एक, को मीन्स क्या होता है, को मीन्स होता है 1 या फिर एक, और प्लेन मीन्स होता है प्लेन। तो जब एक प्लेन का बात करें, एक प्लेन में फोर्सेस लगता है, उसको हम लोग कोप्लेन कहते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कोप्लेन कहने का मतलब क्या है, जैसे घर का दीवार, जैसे मैंने यहाँ से समझाया था इस तरह करके अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ y, x एंड z, तो कोई भी एक अगर मैं प्लेन यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे ये एक प्लेन है, तो इस प्लेन पे मैं क्या
मेरा फोर्सेस को शो कर सकता हूँ, पैरेलल फोर्सेस को, कोऑपरेंट फोर्सेस को। जैसे ये एक फोर्स लगा, ये एक फोर्स लगा, ये एक फोर्स लगा, तो देखो ये जो मैंने F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स लगाया, ये एक ही प्लेन पे शो हो रहा है ना, बिल्कुल सा शो हो रहा है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये मेरा को प्लेन है, जितने भी फोर्स लग रहा है एक ही प्लेन पे लग रहा है। दूसरा प्लेन मान लो ये है, क्या इस प्लेन पे आया, तीसरा प्लेन मेरा ये है, तो ना तो ये प्लेन 2 में गया ना तो प्लेन 3 में गया, प्लेन 1 में ही सारा का सारा फोर्स लग गया। तो को प्लेन जब एक ही प्लेन पे सारा फोर्स लगता है तो प्लेन होता है वो चीज़। जैसे घर का दीवार, जैसे मैं समझ लो प्लेन 1 बेसिकली आपका सामने वाला है दीवार, जो प्लेन 3 है बेसिकली आपका नीचे है, जिस जमीन जो आपका है, ठीक है, फर्श जो आपका है। और ये प्लेन 2 समझ लो आपके इधर वाला, आपके राइट हो गया, फिर आपके लेफ्ट, जो भी होगा मेरे तरफ समझिए, इस दीवार का मैं बात करता हूँ। 1, 2 और 3 समझ है। बाकी इसी का अपोजिट मिरर रहता है इधर वाला, सामने वाला मिरर पीछे रहेगा और नीचे वाला का मिरर ऊपर रहेगा। समझ रहे हो? इस तरीके से हम लोग लेते हैं 3 प्लेन। तो 3 प्लेन में अगर किसी भी एक प्लेन में हम लोग उस फोर्सेस को दिखा सकते हैं, या लग रहा है जैसे एक ही दीवार में कोई धक्का लगा रहा, 3 दीवार जैसे बात करेंगे। और आपको अगर फील कराना मैं चाहूँ तो कैसे समझा सकता हूँ कि जैसे मान लो कि आपका कोई सामने वाला का दीवार में धक्का लगा रहा और इधर से ही धक्का लगा रहा है, इसी दीवार में सब कोई धक्का लगा रहा है गिराने के लिए, तो आपका ना तो बगल का दीवार में कोई धक्का लगा रहा है, ना जमीन में कोई धक्का लगा रहा है, सिर्फ सामने से लगा रहा है, तो एक ही प्लेन पे लगा रहा है ना, तो उसको प्लेन बोलते हैं। तो को प्लेन मतलब जब एक ही प्लेन में सभी फोर्स लगता है। ठीक है, समझ आया? तो देखो डेफिनेशन यहाँ पे आप पढ़ो, ये सभी को मैं हटा लेता हूँ। तो को प्लेन फोर्स कहा गया दीज फोर्सेस या फिर दोज फोर्सेस which are acting at same plane are called coplanar force। सिंपल। जैसे देखो यहाँ पे बड़ा अच्छा प्लेन बना दिए हम आप लोग के लिए। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ये तीनों एक्सिस होता है, ये 3 जो होता है वो एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। और जब कोई प्लेन बनता है ना तो 2 एक्सिस को मिला के बनता है। जैसे अगर इस प्लेन का बात करें, जैसे प्लेन इसको 3 मान लिए और इसको मान लो कोई भी, जैसे मान लो इसको प्लेन 1 मान लेंगे, इसको मैं प्लेन 2 मान लेता हूँ और इसको प्लेन 3 मान लेता हूँ। तो एक जो प्लेन बनता है ना 2 एक्सिस से मिल के बनता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे प्लेन 1 का बात करें तो प्लेन 1 देखो एक्स और वाई एक्सिस को मिल के बना है, तो ये प्लेन कौन सा हो गया, ये हो गया प्लेन एक्स एंड वाई। अगर बात करेंगे इसका प्लेन 2 का, तो ये किससे से बना है, ये बना है प्लेन एक्स एंड जेड। ये किससे बना है, तो ये बना है प्लेन जेड एंड वाई। प्लेन 3 जो है, तो 2 एक्सिस को मिल के जो है, क्योंकि दोनों दीवार टच करेगा तभी जाके बिल्डिंग खड़ा होगा ना, तो इसीलिए प्लेन इस तरह से बनता है। और वही को मैं यहाँ पे दिखाया आप लोग को। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये एक अलग प्लेन था, यहाँ से लेकर यहाँ एक अलग प्लेन था। इसके अलावा मैं बात करूँ अगर, ये एक अलग प्लेन है, ये वाला एक अलग प्लेन है, एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो ये एक अलग प्लेन है। और एक मैं दिखा देता हूँ, जैसे दिस वन इज अ डिफरेंट प्लेन, ये एक आपका डिफरेंट प्लेन है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये तीनों अलग अलग प्लेन है, लेकिन फोर्स कहाँ पे लग रहा है, तो फोर्स सर नीचे वाले प्लेन पे, मतलब जेड एंड एक्स प्लेन। देखो जेड एंड एक्स प्लेन मतलब इस प्लेन में सिर्फ सारा फोर्स मेरा पड़ रहा है, जितना भी यहाँ पे फोर्स है, F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स, F4 फोर्स, तो ये मेरा हो गया को प्लेन। समझ आया? चलिए, मैं जितना होगा ना मैं आपको उतना डीपली बताऊंगा। और मैं किसी चीज़ को जब ज़्यादा टाइम देता हूँ, समझाता हूँ बार बार, मैं आप लोग को रटवाना चाहता हूँ ताकि क्लास में आप समझ के जाओ। चलो अब बात करते हैं, ये तो मेरा हो गया कोप्लेन। अब हम लोग बात करते हैं नॉन कोप्लेनर के बारे में। तो देख लेते हैं नॉन कोप्लेनर। भाई जब एक प्लेन पे हो तो कोप्लेनर, जब एक से ज़्यादा प्लेन में फोर्स लगता हो तो उसको नॉन कोप्लेनर। जैसे समझो अभी जस्ट मैंने कहा था ना कि अब आपके हर दीवार में कोई धक्का लगा रहा है, सामने वाला दीवार से भी कोई धक्का लगा रहा है, कोई गुस्सा में मान लो चारों तरफ से आदमी आ गया है ना, आपने कुछ ऐसा कुछ कर दिया, फिर कोई ऐसा कोई भी घर में कर दिया, वहाँ चोर घुसा हुआ है और उसको तोड़ना चाहता है। ठीक है, इधर से भी कोई F1 F2 करके फोर्स लगा रहा है, कोई इस दीवार से भी इधर लगा रहा है, कोई F3 F फोर्स लगा रहा है, कोई इधर से भी लगा रहा है, तो हर प्लेन से यहाँ पे फोर्स पड़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन कोप्लेनर। जब एक प्लेन से ज़्यादा प्लेन पे फोर्स लगता है तो समझ आया, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। गॉट इन माइंड पॉइंट और नॉट? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। तो यहाँ पे वही चीज़ को लिखा दिया गया है, तो वो तो आप समझ गए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोप्लेनर में ही सारा हम लोग क्लासीफाई देखते हैं। जैसे कोप्लेनर में क्या क्या आ जाता है, यहाँ पे कोलिनियर आ जाता है। देखो यहाँ से ध्यान से, कोप्लेनर का भी इतना क्लासिफिकेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये सभी का भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या क्या यहाँ पे आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोलिनियर आता है, फिर कंकरेंट आता है, फिर पैरेलल आता है। पैरेलल को 2 भाग में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, लाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल, और एक आता है नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल, ना तो पैरेलल ना कंकरेंट है। तो चलो 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोलिनियर।
बात करते हैं हम लोग कोलिनियर के बारे में। देखो कोलिनियर मतलब को मीन्स एक, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि को मीन्स क्या होता है सर। तो सर आपने कहा था को मीन्स होता है एक, वन, क्या होता है वन। और लीनियर माना लाइन, लीनियर मीन्स क्या होता है लाइन, जब एक लाइन पे सभी फोर्स आता है ना उसको कोलिनियर कहते हैं। दैट्स इट, सिंपल सा। जैसे कोई बीम है, कोई बीम पे मेरा सारा फोर्स पड़ रहा तो उसको हम लोग कोलिनियर कहते हैं। याद करो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, मैंने बताया था ना, कार बनाया था इस तरह करके, कार पहला था और दूसरा कार इस तरह करके, वाह क्या कार है है ना। मैंने कहा था फोर्सेस ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई फोर्स हम लोग एफ लगा रहे हैं तो जो भी इसका वैल्यू होगा या जो भी मैग्नीट्यूड होगा, इसी लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं पे भी हम लोग दिखा सकते हैं इस फोर्स को, तो उसका वैल्यू मेरा चेंज नहीं होगा, हर जगह पे 10 न्यूटन 10 न्यूटन का लगेगा। ठीक है, ये मैंने आपसे कहा था ना। तो ये बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि ये कैसा किस आपका फोर्स का या एग्जाम्पल है, तो आप बोलोगे कोलिनियर, क्योंकि सब एक लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहा है, एक ही पॉइंट पे लग रहा है, तो इसको हम लोग कोलिनियर कहेंगे। समझ आ रहा है मेरी बात। जैसे कोई रस्सा इस तरह समझो, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक आप गेम देखे होंगे, या तो खेले होंगे या फिर मूवी में देखे होंगे, जैसे शायद हम साथ साथ हैं, उसमें भी है कि क्या होता है, एक रस्सा लेता है, इधर से आदमी ढेर सारा पकड़ता है इसको, है ना, इस तरह करके पकड़ता है इसको, ऐसे करके इसको पकड़ेगा, यहाँ पे भी और रहेगा, और इस तरह करके पकड़ता है, इधर से भी रहता है, पकड़ता है, और इधर से कोई और एक टीम रहती है, अलग टीम यहाँ से रहती है, अलग टीम यहाँ से रहती है, इस तरह करके, और ये लोग भी रस्सा को पकड़ता है और देखता है जो गिर जाएगा वो हार जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कैसा है मेरा, ये जो फोर्स है आपका, सभी फोर्स जो है कोलिनियर है, क्योंकि सब मेरा सब जो फोर्स लगा रहा है F1 लगा रहा है, इसका कुछ अलग वेट होगा तो अलग ताकत लगाएगा, कोई पतला दुबला रहेगा अलग ताकत लगाएगा, इधर सभी जो लग रहा है मेरा F4 लग रहा है, F5 लग रहा है, F6 लग रहा है, सभी का सभी मेरा एक लाइन ऑफ एक्सिस पे है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग कोलिनियर फोर्स। समझ आया मेरी बात। चलिए डियर, तो ये चीज़ हो जाता है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि जो मैं यहाँ पे बताना आप लोग को चाह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, कोप्लेनर का एक एग्जांपल मैं आपको बता ही देता हूँ, अच्छा एग्जांपल जो आप समझो। जैसे कोई बीम है इस तरह करके, और इस बीम पे ढेर सारा लोड लग रहा है, ढेर सारा लग रहा है, यहाँ से F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, इस तरह करके, और यहाँ पे लग रहा है जेड तक जा रहा है, जितना लग रहा है, एक ही बीम पे लग रहा है ना, तो एक ही प्लेन पे लग रहा है, क्योंकि इसको हम लोग एक प्लेन पे दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरह करके एक प्लेन पे दिखा सकते हैं। देखो ये मेरा दो प्लेन आ गया, इसी तरह ये तीसरा प्लेन जाएगा। ठीक है, ये मेरा तीसरा प्लेन जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि हाँ सर एक ही प्लेन पे मेरा लग रहा, तो ये मेरा कोप्लेन हो गया। चलिए समझ आए। समझाने के लिए क्या ना मैं करूँ, हर वो चीज़ करूँगा जिससे आप लोग समझो। चलिए, तो यहाँ पे स्टेटमेंट देख लो, वही चीज़ कहा गया, कुछ नया नहीं कहा गया। स्टेटमेंट तो बस मैं लिख दिया हूँ ताकि आप लोग के नोट्स में रहे, समझाना मेरा काम है ताकि आप लोग के दिल में बैठ जाए, है ना। से प्यार कैसे करते हो, प्यार करते हो पूरा दिल लगा के, दिमाग नहीं कि यूज़ करते हो, लेकिन बड़ा अच्छा से लगता है, बड़ा खुश रहते हैं, क्योंकि दिल से समझना चाहते हैं ना, उसे दिल लगा के समझो। व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन of all the forces at a same acting at a same line, देखो क्या कहा गया है, when the line of action of all the forces of a system act along the same line, है ना, then the system is called, या फिर system of force is called collinear force system। जैसे देखो यहाँ पे बताया गया, एक मेरा यहाँ पे बीम है, और इस बीम में फोर्स जो लग रहा है वो सभी का सभी मेरे एक लाइन ऑफ एक्शन पे यहाँ लग रहा है, एक लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कनकरेंट फोर्स का। कनकरेंट का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं कनकरेंट फोर्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, कनकरेंट। कनकरेंट मीन्स क्या होता है, जब एक पॉइंट से निकला, कनकरेंट मतलब होता है एक पॉइंट से निकलना। तो अगर एक पॉइंट से सभी फोर्स निकलता है ना, तो उसको हम लोग कनकरेंट कह देते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, या तो एक पॉइंट से निकल रहा है, फिर एक पॉइंट पे आते हुए दिख रहा है, इमेजिनरी हम लोग करके देखेंगे क्या सभी एक पॉइंट पे आ सकता है, तो उसको हम लोग बोल देंगे मेरा कनकरेंट है। जरूरी नहीं कि दिख ही रहा, नहीं भी दिख सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल रखा है। एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने एक बॉडी यहाँ पे लिया है, ये बॉडी को देखो, ये इमेजिनरी एक मेरा स्टोन है या पत्थर है, जो भी है, रिजिड बॉडी कुछ करके है, इस तरह करके मेरा है। अब इस बॉडी में देखो फोर्स कहाँ कहाँ से लग रहा है, F1 फोर्स यहाँ लग रहा है, F2 फोर्स यहाँ लग रहा है, F3 फोर्स यहाँ लग रहा है। लेकिन क्या दिख रहा है कि एक पॉइंट पे मिला, आपको लगा अलग अलग पॉइंट पे पड़ रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा इमेजिनरी सोचना पड़ेगा कि क्या अगर ये सीधा इस डायरेक्शन पे जाएगा, ये डायरेक्शन पे जाएगा, डायरेक्शन पे जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि एक पॉइंट पे जाकर मीट कर रहा है, मतलब ये एक तरह से कनकरेंट होता है। क्योंकि कनकरेंट जब फोर्स लगता है तो बैलेंस रहता है। ठीक है, कहीं अगर यहाँ लगेगा एक फोर्स यहाँ रहेगा तो घूमने लगेगा, मतलब
उसका मोशन बिगड़ जाएगा, उसका डायमेंशन बिगड़ जाएगा। तो कनकरेंट फोर्स लगने से अच्छा ये बात है कि वो बैलेंस रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और बाकी देखो यहाँ पे कुछ फोर्स देख रहे हो, ये पूरा का पूरा नज़र ही आ रहा है कि सभी जाके एक पॉइंट पे मिल रहा है। और ये भी जरूरी नहीं है कि कनकरेंट जब बोल दे तो सभी एक ही डायरेक्शन में हो, कुछ मेरा टेंसाइल कुछ मेरा कंप्रेसिव, मतलब कुछ अंदर आ रहा कुछ बाहर जा रहा है, ये भी हो सकता है। जैसे इसमें कुछ फोर्स देख लो, जैसे मान लो बाहर जा रहा है, कुछ फोर्स मेरा बाहर जा सकता है, और कुछ फोर्स जो है वो मेरा अंदर की ओर आ सकता है। जैसे ये अंदर आ रहा है, ये भी अंदर आ रहा है, ये भी अंदर आ रहा है, तो अंदर बाहर कुछ भी हो सकता है, बस एक पॉइंट पे आके मिलना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग कनकरेंट फोर्स। समझ आए मेरी बात कि नहीं? चलिए, आई होप सो जो भी मैं बताया यहाँ पे हो वो आप लोग को समझ में आया हो। डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। इफ द फोर्सेस अप्लाइड टू अ बॉडी आर सच दैट देयर लाइन ऑफ एक्शन मीट एट अ सिंगल पॉइंट और सेम प्लेन एंड सेम प्लेन। सेम प्लेन, यहाँ भी सेम प्लेन वही चीज़ है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही प्लेन पे है। कोई भी अगर एक प्लेन आप ले लोगे तो ये हो सकता है, क्योंकि मान लेते इस तरह करके है, ये मेरा एक्स था, ये मेरा वाई था, तो देखो एक्स एंड वाई प्लेन एक ही प्लेन पे, इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते सारा फोर्सेस को, तो ये भी मेरा सेम प्लेन में होगा, ठीक है। चलिए गाइस, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, चार्ट हम लोग चलते हैं, चार्ट में देखते हैं नेक्स्ट मेरा कौन सा फोर्स आएगा सिस्टम। अब बात करेंगे पैरेलल। तो पैरेलल तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये काफ़ी ईजी है। इसका एक लाइक होता है, एक अनलाइक होता है, बस डायरेक्शन सेम रहा तो लाइक, अगर मेरा डिफरेंट रहा तो अनलाइक। फिर भी देख लेते हैं क्या होता है मेरा पैरेलल फोर्सेस। डेफिनेशन डायरेक्ट इसका पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या कहा गया? द फोर्सेस विच लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर मतलब ये मेरा अगर ऊपर इस तरह जा रहा है, देखो जैसे लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर मतलब यही, एक मेरा इधर जा रहा है तो लाइन ऑफ एक्शन भी इधर ही है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो उसको पैरेलल कहेंगे, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे ये बात कह रहा है ना, आर नॉन है पैरेलल फोर्सेस, तो यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा कि मेरा कोई, जैसे देखो दोनों का डायरेक्शन एरो देखो, दोनों इधर जा रहा है ना, दोनों इधर जा रहा है, लेकिन एक अगर मैं ऐसे दिखा दूँ तो एक इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो पैरेलल कहलाएगा। लाइन ऑफ एक्शन दोनों का मेरा ये है, लेकिन इसीलिए इसको और क्लासीफाई किया गया दो भाग में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो F1, F2 एंड F3 ऊपर की डायरेक्शन पे जा रहा है, लेकिन F5, F4, F5 नीचे आ रहा है, तो इस बेसिस पे इसको और दो भागों में क्लासीफाई किया गया है। देखो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे मैं बता दिया हूँ पहले ही, क्या मैंने बता दिया हूँ कि यहाँ पे देखो फोर्सेस दैट एक्ट इन ए सेम और अपोजिट डायरेक्शन एट ए डिफरेंट पॉइंट, मतलब किसी भी अलग अलग पॉइंट पे पड़ रहा है। देखो ये मान लो इस पॉइंट पे पड़ रहा है, यहाँ पॉइंट पर अलग अलग पॉइंट पे पड़ रहा है ना, कोई बॉडी का, जैसे ये मेरा बॉडी है, इस बॉडी का मान लो ये यहाँ पे लग रहा है तो ये भी पैरेलल रहेगा, मान लो यहाँ लग रहा है, भी अलग अलग पॉइंट पे पड़ा है, लेकिन डायरेक्शन जरूरी नहीं कि सेम होगा, बस दोनों का एक लाइन ऑफ एक्सिस में जाएगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, लेकिन ये ऐसे भी जा सकता है और ये ऐसे भी जा सकता है। तो ये अगर हो गया तो भाई अलग अलग हो गया, ये ऐसे जा सकता है या फिर ऐसे भी जा सकता है। उस बेसिस पे इसको और दो भाग में क्लासिफाई करते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक मतलब सब एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है, और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस मतलब कुछ मेरा ऊपर कुछ नीचे या फिर कुछ आगे कुछ दाएं, मतलब जो भी है पैरेलल है लेकिन कुछ डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। जैसे देखो सब का सब मेरा एक ही डायरेक्शन, सब मेरा ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे देखो पहला ऊपर, दूसरा ऊपर, तीसरा नीचे, चौथा ऊपर, तो ऊपर नीचे, लेकिन हाँ दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम होना चाहिए। भले मेरा एक ऊपर जाए एक मेरा नीचे जाए वो अलग बात है, लेकिन डिस्टेंस सेम होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तो इसको हम लोग लाइक बोलते हैं एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो। The forces which line of action are parallel to each other and all of them act in the same direction, सभी का सभी मेरा सेम डायरेक्शन में एक्ट करे। और अनलाइक में the forces whose line of action are parallel to each other and all of them do not act at the same direction, सभी सेम डायरेक्शन में एक्ट नहीं करता है। गो, चलिए भाई हम लोग चलते हैं, आप बात करेंगे ना तो कंकरेंट है और ना ही पैरेलल है, तो उसको बोलेंगे नन पैरेलल, नन कंकरेंट। अब बोलेंगे सर ये कैसे बनाएंगे, थोड़ा दिमाग लगा, लॉजिकल बनाओ, यहीं भी आप बना लोगे। सर पहले पैरेलल आप बोले थे तो पैरेलल ये हो जाता है, और नन पैरेलल बोलेंगे तो एक सर जी मेरा कुछ ऐसे लेगा और एक मेरा ऐसे लेगा, तो नन पैरेलल हो गया। और बात करें कंकरेंट, जो एक पॉइंट को नहीं मिलता है, तो देखो ये क्या एक पॉइंट में मिल रहा है, तो हाँ सर ये एक पॉइंट पे आके मिल जा रहा है, तो ऐसा बना कि एक पॉइंट पे नहीं भी मिले, तो मैं क्या करूँगा इस बार ऐसे दिखा दूंगा। अब देखो एक सेकंड, कुछ मैं क्या करता हूँ ऐसे दिखा दूंगा, तो देखो ये ना तो एक पॉइंट पे मेरा मिल रहा है, ये कुछ इधर जाएगा, ये कुछ इधर जाएगा, और ना ये मेरा पैरेलल है, तो हो गया मेरा सिंपल। तो बस लॉजिक समझना वही इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसको भी मैं यहाँ पे डेफिनेशन लाया हूँ, डोंट वरी। यहाँ पे मैं बात करता हूँ कैसे, नन कंकरेंट नन पैरेलल फोर्सेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी का सभी फोर्स कैसा है, नन पैरेलल। देखो सब का सब मेरा एक पॉइंट पे जाके मिलना चाहिए,
समझ रहे हो ना, ये नहीं कि दो मिल गया तो बोल देंगे कनकरेंट, सभी मिलना चाहिए, ऑल ऑफ देम आर मीटिंग एट अ पॉइंट देन इट्स कॉल्ड अ कनकरेंट फोर्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लो डायरेक्ट इसका, द नंबर ऑफ फोर्सेस विच आर नॉट पैरेलल एंड डू नॉट लाई एट अ कॉमन पॉइंट। देख रहा है, कॉमन मतलब सब का सब एक पॉइंट पे मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे जितने भी फोर्स है, जैसे F1 फोर्स है, ये कुछ इस डायरेक्शन पे जा रहा है, एक सेकेंड, यहाँ जो आपका F1 फोर्स है वो कुछ इस डायरेक्शन पे जा रहा है, F2 फोर्स है कुछ इस डायरेक्शन पे जा रहा है, F3 ऐसे जा रहा है, F4 ऐसे जा रहा है, F5 ऐसे जा रहा है। क्या सभी एक पॉइंट पे मिल रहा है? देखो ध्यान से, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, सभी मेरे एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा, क्योंकि देखो ये मेरा दो फोर्स यहाँ पे आके मिला, लेकिन ये तो दोनों तो नहीं मिला ना। यहाँ पे देखो, यहाँ मिल गया, कहीं यहाँ मिल गया, सब एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा है। या फिर मिलते हुए नजर आएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो कोई रिजिड बॉडी है और बाहर से मेरा फोर्स लग रहा है, क्योंकि कोई बॉडी के अंदर तक तो आपको दिखाई नहीं देगा, बाहर से दिखाई देगा, जैसे F1 फोर्स, F2 फोर्स। तो देखो क्या एक पॉइंट पे मिल रहा है? तो आप बोलोगे सर ये गया और ये जाके मिल गया, अच्छा मतलब क्या कंकरेंट है? नहीं, आगे देखो F3 भी तो मिलना चाहिए। तो देखो F3 में कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे फिर मिला, एक पॉइंट पे तो नहीं मिला। F4 देख लो, F4 कहाँ मिला? यहाँ मिला। तो क्या सब एक पॉइंट में मिला? नहीं। तो ये ना तो मेरा कंकरेंट हुआ, पैरेलल तो है ही नहीं, क्योंकि देखो डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है कहीं ना कहीं ना, भले सब एक पॉइंट पे नहीं कट कर रहा है, तो पैरेलल भी नहीं है। तो नॉन पैरेलल एंड नॉन कंकरेंट, ये मेरा फोर्स कहलाता है। ठीक है, चलिए माय डियर, अब हम लोग बात करते हैं, चार्ट में चलते हैं बैक। तो ये सभी हम लोग खत्म कर लिए कोप्लेनर वाला, ये जितने भी था ना सभी का सभी मेरा कोप्लेनर था, एक ही प्लेन पे एक्ट कर रहा था, मतलब कोई भी इस तरह के एक प्लेन में एक्ट कर सकता है। मान लेते हैं एक्स एंड वाई, तो सबको, जैसे देखो मैं यही भी बता देता हूँ आपका कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स क्या होता है सर? एक लाइन पे, देखो एक लाइन पे F1 F2 F3 F1 F2 F3 एक ही प्लेन में ड्रॉ हो गया ना। चलिए फिर बात करेंगे हम लोग कंकरेंट। तो कंकरेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया और 1 2 3 4 कंकरेंट हो गया, इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। पैरेलल, तो पैरेलल भी यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर ही सकते हैं। देखो ये मेरा पैरेलल हो गया। लाइक पैरेलल फोर्सेस, तो लाइक पैरेलल, अनलाइक तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, एक ही प्लेन पे ड्रॉ हो गया। उस तरह नॉन पैरेलल नॉन कंकरेंट, तो इसको भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो नॉन पेन पे हो गया। तो एक ही प्लेन पे बात करेंगे। अब मैं जो बताने वाला हूं आप लोग को वो नॉन कोप्लेनर है, मतलब अब एक से ज़्यादा प्लेन का यहाँ पे जरूरत आप लोग को पड़ेगा। तो अब चलो इसके बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाता है मेरा कंकरेंट, इसमें भी अच्छा एक चीज़, इन दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, दैट इज योर कोलिनियर। कोलिनियर सिर्फ और सिर्फ आपको कोप्लेनर में देखने को मिलेगा, क्योंकि कोलिनियर का मतलब ही होता है कि एक लाइन पे लगना, एक लाइन पे आना। और एक लाइन में कब लगेगा? जब एक प्लेन पे काम होगा। अगर अलग अलग प्लेन में काम होगा तो क्या सभी एक लाइन पे लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। कहने का मतलब क्या है, कोलिनियर सिर्फ देखो देखो पैरेलल भी यहाँ होता है, बाकी सब यहाँ पे होता है, पैरेलल होगा, कंकरेंट होगा, नॉन पैरेलल नॉन कंकरेंट होगा, लेकिन कोलिनियर सिर्फ मेरा को प्लेन पे होता है। समझो क्यों? मैं यहाँ पे आप लोग को तो पहले तो दिखाना पड़ेगा एक्सिस। तो ये मेरा है 3 एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड, ये मेरा प्लेन है, और ये मेरा 3 प्लेन है, ये पहला प्लेन, दूसरा प्लेन और तीसरा प्लेन। अब मैं बात करूंगा कोलिनियर। तो कोलिनियर कैसे दिखेगा? एक ही प्लेन पे दिख सकता है ना, तीनों प्लेन से मेरा कंसीडर नहीं कर सकते। तीनों प्लेन जाएगा? जाएगा ही नहीं। अगर मान ले आप बोल सकते हैं सर जी एक मेरा ऐसे करके जा सकता है, तो ये आपको दिख रहा है कि ऐसे लग रहा है, क्योंकि दीवार आपका उस दीवार में एक है और आपका इस दीवार में। आप समझो ये सामने वाला दीवार में कोई फोर्स लगा रहा है और उधर वाला दीवार में ये बेसिकली इस डायरेक्शन पे लगा और ये यहाँ लगा, लेकिन आपको दिख रहा है कि दोनों लगा, लेकिन कभी एक लाइन पे नहीं होगा, दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस होगा। मेरा बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपके सामने वाला दीवार में कोई सीधा लाइन आप डालिए और आपका सामने वाला यहाँ से एक लाइन आएगा, तो ये यहाँ से लाइन गया और सामने वाला वहाँ गया, दोनों के बीच काफ़ी डिफरेंस है, वो कभी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, मेरे पास है उसका भी एग्जांपल है, लेकिन दूर रखा हुआ है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वैसे बता दूंगा, लेकिन आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए जैसे मेरा यहाँ देखो, चलो मैं बता ही देता हूँ। ये आप देख रहे हो ना, ये 3 प्लेन है। ठीक है, ये मान लो यहाँ पे अगर मैं कुछ रख देता हूँ तो एक प्लेन पहला हो गया, देख रहे हो ना मेरे बात, यहाँ देखो इस तरह करके है, तो एक प्लेन ये वाला प्लेन हो गया, दूसरा प्लेन नीचे वाला हो गया, यहाँ वाला ऐसे वाला, देखो यहाँ पे मैं रख दिया, यहाँ पे दूसरा प्लेन, पहला दूसरा एंड तीसरा इधर वाला हो गया। तो मान लेते मैंने यहाँ पे एक फोर्स रखा ऐसे करके, तो एक प्लेन पे है, तो देखो एक प्लेन पे है, और दूसरा प्लेन पे मैंने यहाँ रखा, तो आपको देखो लग रहा है ना एकदम सेम है, यहाँ मैंने रखा यहाँ रखा, लेकिन ध्यान से देखना, जब मैं इस प्लेन पे रखता हूँ तो अब देखो यहाँ पे है, इस प्लेन का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, देखो ऐसे यहाँ पे है, लेकिन जब मैं इस प्लेन इधर वाला का, इधर जो दीवार तरफ है इधर का बात करूंगा, तो यहाँ मैं रख रहा हूँ, अब देखो यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ है, तो दोनों एक लाइन पे नहीं हुआ, दोनों पैरेलल है, लेकिन एक लाइन पे नहीं होगा, कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है, कोलिनियर के लिए मुझे कोप्लेनर ही चाहिए, तो बस यही चीज़ है। बाकी यहाँ पे देखो
कंकरेंट यहाँ भी आता है, पैरेलल यहाँ भी आता है, लाइक पैरेलल यहाँ भी आता है, अनलाइक पैरेलल यहाँ भी आता है, नन को कंकरेंट और नॉन पैरेलल यहाँ भी आता है। चलो अब वन बाय वन करके सभी को देख लेते हैं फटाफट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखो नन कोप्लेनर फोर्स, लेकिन ये किसका बात कर रहे हैं हम लोग, कोप्लेनर, नन कोप्लेनर। जब एक से ज़्यादा प्लेन में, देखो यहाँ पे सभी फोर्स को आप ध्यान से देखोगे तो हर एक प्लेन पे लग रहा है। इसमें देखो तो यहाँ पे लग रहा है कौन कौन सा, F3 लग रहा है, F4 लग रहा है एंड F5 लग रहा है। यहाँ पे प्लेन लग रहा है कि नहीं, इतना फोर्सेस लग रहा है। अगर बात करेंगे इस प्लेन पे तो यहाँ पे आपका क्या क्या लग रहा है, 6 लग रहा है, 7 लग रहा है। अगर बात करेंगे हम लोग दूसरा प्लेन का तो मैं और एक प्लेन यहाँ पे ले सकता हूँ, तो यहाँ पे देख लो F1 एंड F2 लग रहा है इस प्लेन पे। तो यहाँ पे अलग अलग प्लेन पे अलग अलग फोर्स लग रहा है, तो हर प्लेन पे लग रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉन पैरेलल फोर्सेस। द नंबर ऑफ फोर्सेस विच डू नॉट रिमेन एट द सेम प्लेन, जब सेम प्लेन में ये रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, आपका कंकरेंट। लेकिन कैसा कंकरेंट, कंकरेंट नॉन कोप्लेनर। तो देखो यहाँ पे अलग अलग प्लेन पे यहाँ पे लग रहा है। जैसे देखो इस प्लेन पे अगर मैं बात करूँ, ग्रीन से प्लेन में दिखा देता हूँ, एक प्लेन हो गया, ठीक है, ग्रीन से मैं एक दिखा लेता हूँ, 2 प्लेन हो गया। एक सेकंड, ये कलर को लेना सही नहीं रहेगा, मैं कुछ और ले लेता हूँ, यहाँ ग्रीन में ले लेता हूँ समझाने के लिए। और यहाँ पे मैं इस तरह से एक कलर ले लेता हूँ, नहीं ये भी सही नहीं होगा, येलो में ले लेता हूँ। जस्ट अ मिनट, हड़बड़ाइए नहीं है ना, मैं सब बता रहा हूँ। ये सभी चीज़ जो है वो आप ही लोग के लिए किया जा रहा है, तो धीरज धरिए, सभी को टाइम मिलेगा। चलिए 3 प्लेन मेरा बन के यहाँ पे रेडी हो गया, 3 प्लेन मेरा बन के यहाँ पे रेडी हो गया। बस यहाँ पे ये चीज़ दिख नहीं रहा है, तो इसको मुझे ब्लैक से लिखना पड़ेगा। ये मान लो प्लेन है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, बात समझो आप लोग समझ जाओगे तो वो बड़ी बात है। ये मान लो F1 फोर्स है यहाँ पे। एक सेकेंड यार, कभी कभी ना आईपैड जो है वो हद कर देता है, अपने अपने फास्ट फॉरवर्ड में काम करने लगता है। ये मेरा प्लेन कौन सा है, ये प्लेन है मेरा Z एंड X। मैं ये बात कर रहा था, वन बाय वन करके सारे फोर्स मैं आपको बताता हूँ। एक फोर्स मेरा लगा है F1, कहाँ लगा आप देखो, इस प्लेन पे लगा। F2 कहाँ लगा, इस प्लेन पे लगा है। और F3 कहाँ लगा, इस प्लेन पे लगा। सब अलग अलग प्लेन लगा, एक लगा सामने वाला दीवार पे, एक लगा नीचे दीवार में, एक लगा साइड वाला दीवार में, लेकिन सभी एक पॉइंट पे आके मिलने जैसा लग रहा है। तो ये कंकरेंट तो है, लेकिन मेरा नॉन कोप्लेनर है, अलग अलग प्लेन पे मेरा लग रहा है। समझ आया? तो ये चीज़ हो गया मेरा यहाँ पे। इस कलर को मैं मुझे हटाना ही पड़ेगा, ये इतना डार्क है ना कि आप लोग को शायद फोर्स ना दिखे, तो फिर चलो कोई नहीं, वाइट है ना, वाइट भी एक तरह से है। तो ये चीज़ हो गया। और दूसरा क्या आ जाता है यहाँ पे, पैरेलल फोर्स। तो बात कर रहे हैं पैरेलल का, लेकिन कैसा पैरेलल का, पैरेलल बट नॉन कोप्लेनर। मतलब मेरा प्लेन जो है वो एक नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन से आ रहा है, लेकिन आप पैरेलल है। आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल ये जो है आपका पॉसिबल है। अब देखो कैसे पॉसिबल है, यहाँ से देखो, एक मेरा पहला प्लेन हो गया, ये मेरा दूसरा प्लेन हो गया, ठीक है। मान लो इसी प्लेन देख लो, इस प्लेन में कौन कौन सा लगा, जो भी मैंने ड्रॉ करा स्काई ब्लू में जो मैंने करा, यहाँ पे आप बोल सकते हो सर जी यहाँ पे मैंने इस तरह करके F2 फोर्स लगा, यहाँ पे F2 फोर्स लगा है ना। अगर मैं बात करूँगा ग्रीन कलर से, मैं और एक प्लेन दिखाता हूँ। ये देखो ग्रीन कलर से मैंने और एक आपको यहाँ पे प्लेन दिखा, अरे वेट, कभी मैं फास्ट हो जाता हूँ, कभी आईपैड फास्ट हो जाता है। तो ग्रीन कलर से ये मेरा प्लेन हो गया, ठीक है। अब देखो इस प्लेन पे कौन सा फोर्स लग रहा है, आप देख सकते हो F3 लग रहा है। ग्रीन प्लेन में कौन सा फोर्स लग रहा है, F3 लग रहा है। किस डायरेक्शन पे लग रहा है, तो आप बोलोगे सर इस डायरेक्शन मेरा F3 लग रहा है। दोनों अलग अलग प्लेन पे लगा अभी तक, ये मेरा F2 था और ये मेरा F3 था। अब बात करेंगे F1, तो F1 वाइट वाला प्लेन देख लो, वाइट में देखो F1 यहाँ पे फोर्स लग रहा है ना, लेकिन ये लगा किस में, दूसरा प्लेन में लगा। लेकिन ध्यान देखो सबको, सब मेरा क्या है, पैरेलल है। लेकिन सब जो पैरेलल है वो तीनों अलग अलग मेरा प्लेन पे लगा है, तो मेरा पैरेलल फोर्सेस तो है, लेकिन मेरा नॉन कोप्लेनर है, ठीक है। तो ये नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस कहलाएगा। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? तो बिल्कुल सर जी समझ में आ गया। चलिए डियर, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा आ जाता है आपका आ जाता है नॉन कंकरेंट, नॉन पैरेलल, नॉन कोप्लेनर। क्योंकि ये नॉन कोप्लेनर, ध्यान रखना अलग अलग प्लेन का बात कर रहा है। तो देखो थोड़ा ध्यान से, एक प्लेन पे मेरा लग रहा है F1 फोर्स अलग, F2 लग रहा है कहीं और प्लेन पे लग रहा है, और F3 कहीं और प्लेन पे लग रहा है। क्या ये पहले देखो कंकरेंट है?
कहीं एक पॉइंट पे आके मिल रहा नहीं, ये कहीं इधर जा रहा है, ये कहीं इधर जा रहा है, ये कहीं इधर जा रहा है, तो सर एक पॉइंट पे तो मिल नहीं रहा है, तो ये मेरा कंकरेंट तो बिल्कुल नहीं है। क्या ये मेरा पैरेलल है? बिल्कुल नहीं, कट कर रहा तो पैरेलल तो होगा नहीं, तो नन कंकरेंट नन पैरेलल है। लेकिन मेरा ये नन कोप्लेनर भी है, क्योंकि तीनों जो फोर्स लगा है वो अलग अलग प्लेन पे लगा है। ये इस वाले प्लेन पे लगा है, ये इस वाले प्लेन पे लगा है, ये इस वाले प्लेन पे लगा है। तो ये मेरा क्या हो गया? नन कोप्लेनर, नन कंकरेंट, नन पैरेलल फोर्सेस। समझ आया मेरी बात? तो इस तरीके से आपको सारा का सारा फोर्सेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये कभी कभी ये चीज़ ले नहीं रहा। चलिए, तो यहाँ पे मैं टोटल चीज़ आप लोग को डिस्कस करा दिया। तो कल का क्लास यानी कि इसके बाद जो क्लास होगा ना, वो लास्ट क्लास होगा इस टॉपिक का, दैट इज योर फोर्स एंड फोर्स सिस्टम। देन मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करूँगा, दैट इज योर फ्रिक्शन। क्या होगा? मेरा फ्रिक्शन होगा। कहाँ पे मैं दिखाता हूँ टॉपिक हम लोग का, यहाँ पे स्टार्ट होता है, दैट इज योर लॉ ऑफ फ्रिक्शन। ये देखो फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग मजा आएगा। इसमें भी हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। जितना मैं ट्राई करूँगा हर चीज़ प्रैक्टिकली समझाने का, ताकि आप चीज़ फील करो। चलिए, ये इसके अलावा अगर आप आरआरबी जेई का या फिर एसएससी जेई का कोर्स लेना चाहते हो, परचेस करना चाहते हो, टारगेटेड बेच करके तैयारी करना चाहते हो आने वाले वैकेंसी के लिए, तो आप परचेस कर सकते हो। आरआरबी जेई का भी कोर्स हम लोग का अवेलेबल है, एसएससी जेई का भी कोर्स अवेलेबल है। दोनों को स्पेशल क्लास डिजाइन किया गया अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस। इसमें आपको कंप्लीट 400 प्लस लेक्चर मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, इसके अलावा आपको पीडीएफ मिल जाएगा सारे लेक्चर का। एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्यूशन कराए हैं 15-20 साल का, आरआरबी का अलग, एसएससी का अलग। जो कोर्स आप लीजिएगा उसका मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा स्पेशल न्यूमेरिकल हम लोग सेशन लिए हैं, हर एक सब्जेक्ट वाइज, थर्मो का, सोम का, मैकेनिक्स का, प्रोडक्शन का, सबका, आरएससी का, एचएमटी का, जहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है उसका न्यूमेरिकल करा दिए हैं, ताकि न्यूमेरिकल भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। एंड प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन मैंने कहा दिया, रिवीजन भी चलेगा। लेक्चर पूरा 400 के अलावे आपको वहाँ पे रिवीजन भी प्रोवाइड किया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, ताकि स्ट्रॉन्ग हो जाए। चलिए गाइज, और यहाँ के आप देख सकते हो फी वगैरह, अगर आपको पता करना डिटेल इसके बारे में, कैसे आपको इसको कोर्स को परचेज कर सकते हो, तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है, इसके थ्रू आप पता कर सकते हो कहाँ पे मिलना है, कैसे परचेज करना, सभी चीज़ के बारे में आपको बता दूंगा। टेलीग्राम या व्हाट्सअप के थ्रू आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको टोटल चीज़ पढ़ाऊंगा। एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। देखो यूट्यूब के मैं देखता हूँ वहाँ पर जाके स्टूडियो में, तो 60% जो सब्सक्राइबर है वो देखता है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अगर देख रहे हैं हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब कीजिए। इससे सब्सक्राइब करने से और लाइक, देखो होता क्या ना, जितना आप लाइक वगैरह करते हो ना, तो यूट्यूब क्या करती है, आपके लाइक से उसको पता चलता है कि वीडियो का कंटेंट अच्छा है, तो वो ना इंप्रेशन ज़्यादा स्टूडेंट को भेजती है, तब जाके लड़का देखेगा। अगर आप लाइक नहीं कीजिएगा, अच्छा लगा फिर भी कमेंट नहीं कीजिएगा। कमेंट चलो करना तो मेरे लिए है कि पता चले अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन लाइक करने से क्या होता है कि वो इंप्रेशन भेजती है, ज़्यादा स्टूडेंट को इंप्रेशन भेजती है। इंप्रेशन समझ लो ना, उसके फीडबैक पे दिखता है। जैसे यूट्यूब सर्च मारेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो मेरा भी वीडियो दिखेगा, बहुत सारे वीडियो में। बाकी उसका मन करे तो देखे, मन ना करे तो नहीं देखे, लेकिन उसके लिए भी आपको लाइक करना पड़ेगा। तो प्लीज़ अच्छा लग रहा तो लाइक वगैरह कीजिएगा, ठीक है। चलिए गाइज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय गाइज।